हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आज सुनिए राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी यहीं तक। जिस तेजी से वो थाली को धकियाकर उठा था, साफ था कि उस घटना से मेरे और पत्नी के बीच संवाद का पुल आने वाले कई दिनों तक टूटा रहेगा। गांठ कहीं पड़ती है, कसाव कहीं महसूस होता है। खास उसी के लिए ज़्यादा टमाटर डालकर बनाई सब्जी का शोरबा थाली से टकराकर चटाई पर एक चिकना पीला धब्बा छोड़ गया था और पास रखे गिलास को लुढ़का गया था। आज कितने कितने ही दिन बाद वो मेरे साथ खाने बैठा था, नहीं तो ज़्यादातर वो बरामदे में पड़ी काठ की मेज के आगे पीढ़ी जमाकर खाने बैठता है अकेला, अपने भाई बहनों के संग साचर्य से अछूता। उन सबको अपनी अपनी उम्र के सड़कों पर खेलता कूदता छोड़कर पता नहीं वो किस तरह इतनी जल्दी आगे निकला है। किसने थमा दिए उसके हाथ में इस तरह के प्रश्नों के चाकू। इस भीड़ बड़ी गृहस्थी में जब मैंने उसी उठान पर ध्यान दिया तो उसे उसी तरह बेचैन ही पाया। पल पल पूछता, प्रश्न पूछता, घर में कब कब क्यों और कैसे होता है, हमारी हैसियत के भीतर क्या है बाहर क्या, क्यों आज शन्नों की गुल्लक तोड़ी जाती है और कल शाम को बादाम की ठंडाई पिसने लगती है, क्यों आज चप्पल खरीदने से इनकार होता है और कल जूता खरीदने की रजामंदी रुख में दिखाई देने लगती है। क्या कारण है कि दौड़ती हुई योजनाएं ठिठक जाती हैं और ठिठके हुए इरादों को एकाएक पंख लग जाते हैं। किस लिए इतना लचीला है सब कुछ आसपास, अनुमान और नियंत्रण से परे। उसकी आंखों में जिज्ञासाओं का एक हुजूम और उसकी मनस्थिति अंडे के भीतर के द्रव की तरह अस्थिर, जिसे स्थिर करने का जिम्मा नीचे तपते ताप का होता है। इस ताप के स्वभाव को स्थिर न कर पाने के कारण वो उलझता है, बात बात पर डामाडोल, हर मुद्दे को अपने हाथ में ले लेने को आतुर, अपनी वयस्कता पर जरूरत से ज़्यादा आत्ममुग्ध। उसे लगता है कि वो अब वयस्क हो गया है, बल्कि वयस्क से भी थोड़ा अधिक, भाई बहनों से अधिक पिता के खेमे में, पिता के प्रति आदर को आहत किए बिना घर के केंद्र में आ जाने का एकमेव अधिकारी। वो नहीं जानता घर के केंद्र में होना क्या होता है। अपने पर खिंचे एक चतुर्दिक को सहना होता है। हाथ ही हाथ होते हैं चारों तरफ, याचक कोसते हुए, आंखें ही आंखें भर्त्सना करती हुई, प्रश्न पूछती हुई। क्यों उनके पास वो सब नहीं है जो दूसरों के पास है? क्यों रूखी रोटी है, रोटी पर पिघलते मक्खन की तरावट नहीं? क्यों कमरे हैं, ड्राइंग रूम बेडरूम नहीं? खरखरी खाटे हैं, पलंग और सोफे नहीं? ये सब मात्र उससे पूछा जाता है जो केंद्र में होता है, घर का अकेला आक्रांत मुखिया। वो कैसे जानेगा केंद्र में कर्म अपना होता है, फल दूसरों के लिए, हार अपनी, पुरुषार्थ दूसरों के निमित्त। अभी तो बीए के अंतिम वर्ष में ही है। गत वर्ष ड्रॉप न कर दिया होता तो डिग्री मिल चुकी होती। ड्रॉप करने की बात भी मुझे तो ऐन परीक्षा के समय पता लग पाई थी। मैं नहीं जानता था कि पूरा साल पढ़ाई के साथ साथ 2-3 ट्यूशन और किसी प्राइवेट कंपनी के बिलिंग सेक्शन में पंचिंग का काम भी करता रहा था। इसीलिए परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर पाया था। स्पष्ट था उसने इस जानकारी से मुझे अलग रखा था, जानबूझकर, दंड सा देते हुए, जताते हुए कि यदि मैं अपने चारों ओर घेरे खींच सकता हूँ तो वो भी उस घेराबंदी के उतना ही समर्थ है। उसके और मेरे बीच ये गंध, होड़ और हिंसा नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा था। मेरी घेराबंदी अगर थी तो उसमें उसके लिए दंड नहीं था, सावधानी थी, उसे अपने से ही बचा सकने की सावधानी। इतना ही तो था जो मैं उसके लिए कर सकता था, करना चाहता था, वही मुझे दरकार था। उसकी उठान को मैं दरगुजर कर देना चाहता था, उसके दिलासों की प्रलोभन सेक के बावजूद। ड्रॉप किया, चाकरी करते रहे और मुझे बताया तक नहीं। मैंने उससे पूछा था, मर गया था मैं, अपाहिज हो गया था? इसका उत्तर उसने नहीं, उसकी माँ ने दिया था। ये आड़ तो तुम्ही ने रखी है, तुम उसका भरोसा नहीं करते तो वो भी। वो वहीं उसी कमरे में चुप खड़ा था, चौखट से लगा, जैसे बरसते पानी के नीचे कोई काठ का टुकड़ा पड़ा भीगता हो। उसकी ये बेलाग सी लगती मुद्रा मुझे छील गई। ये सब कुछ सायास था, मुझे मेरी ही छड़ी से सिखाने की कोशिश। कुछ भी हो, मैं पिता था, कर्ता, घर का मुखिया, और वो, उसका आचरण। कहाँ तो घर के केंद्र में आ जाने की ऐसी बेहिसाब व्यग्रता, कहाँ इतने पर्दों के पीछे काम करने की ऐसी आत्मसंचित खुददारी। इस एहसास ने मुझे चिढ़ाया था, अपने भीतर लौटाया नहीं।
मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने जानबूझकर उसकी ओर उन्मुख होकर कहा था। मुझे कहने सुनने की कोई जिम्मेदारी नहीं? इतनी बड़ी बात हो जाए और मुझे पता तक नहीं लगे? कहने सुनने का सिस्टम इस घर में है कहाँ? सब अपने अपने गढ़ हैं। उसने बेहद दबी जबान से उत्तर दिया था। और इस सब की अगुआ तुम हो? ये उसकी माँ थी। वही सबसे अधिक क्षुब्ध रहा करती थी, दबे उत्ताप को उगलने को सतत तत्पर। तभी वो मुझे कमरे से बाहर चल पड़ने को तत्पर सा दिखा था। मैं तप गया था। उसी के कारण झड़प और उसी की ऐसी अडोल अलिप्तता। बैठो। मैंने उसके आगे बढ़ते पैरों को उसकी आस्तीन खींचकर रोक लिया था। अब प्रस्तुत होने के कारण पहले वो लड़खड़ाया, फिर पास रखे स्टूल पर बैठ गया धम्म से। साफ था मेरे इस तरह रोक लेने की खिसियाहट वहां तक हिंसा की नकाब लगाकर पहुंची थी। उसकी माँ तो बिल्कुल बिलबिला गई थी, क्रोध में थरथराती हुई, बेटी की पूरी तरह पक्षधर। बाप का जूता बेटे के पैर में अटने लगता है तो बेटा दोस्त कहलाता है, और तुम्हारा तो विवेक मर गया है। उसकी माँ का इस तरह का कुछ भी कह देना मुझे सदा शमित ही करता है। अजीब तरह से बेबस दौड़ता हुआ लौट आता हूँ। विवाद का सिरा मैंने खुद ही नीचे धर दिया था। मुझे यही सुविधाजनक लगा था। मैं उन्हें भी नहीं समझा सकता था कि पानी जब बहने लगता है तो अपने नीचे की जमीन के रंग का ज़्यादा आभास देने लगता है, अपने उद्गम की निर्मलता का नहीं। कैसे कहता, उद्गम कहाँ है इन सब बातों का? मेरे दिलो दिमाग के किस हिस्से में? मैं खुद ही उठ गया था। बाहर जाते मैंने पत्नी से पूछा था, कम से कम तुम तो उसे आवारा होने से रोक सकती थी। वो आहत तो हुई सो हुई। उसकी त्योरियां मैंने चढ़ती देखी तो आगे टहल गया। जानता था मेरी भपकी खाली भपकी है, पानीदार दूध पर आई झिल्ली की तरह बेईमान। भीतर कहीं जानता था ये ड्रॉप करना आवारगी के कारण नहीं, प्रथम श्रेणी को बनाए रखने के हक में हुआ होगा। इस मामले में वो मुझसे ज़्यादा समझदार था, शुद्ध वास्तविकतावादी। अपनी क्षमता को अपने परीक्षा फल की श्रेष्ठता में से ही अर्जित करना चाहता था। वो जानता था कि उसके पिता की हैसियत की जेब में सोने के संबंधों वाले सिक्के नहीं हैं जिसे वो बेटे की उन्नति के हक में कभी भी भुना सकें। झाड़ फानूस के बिना भी नंग धड़ंग हेड क्लर्क की थी, जो कुछ और करे ना करे अपने अनुभव और निपुणता की आड़ में सामने वाले की ढांप ढूंप को उघाड़ पाने का भय अवश्य पैदा कर देती थी। उसके बाद कई दिन तक चुप्पी रही थी, एक आंख बचाता हुआ सा पारस्परिक भाव। मुझे इस छोटी सी झड़प ने अधिक उखाड़ा था, अधिक बेचैन किया था। वे दोनों तो जहाँ के तहाँ थे, उसी अछूते तरीके से एक दूसरे के साथ साथ। समझ गया था मेरी मंशा ही मात्र उल्टी होकर नहीं पड़ती, मेरी नियति में उन दोनों का दिया तिरस्कार भी दर्ज हो जाता है, चाहे मूक चाहे मुखर। इतना साफ दिख जाने पर भी इस स्थिति ने मुझे डोलाया नहीं था। उसका साझीदार बनकर इस तिरस्कार से बच निकलने की कोई इच्छा मेरे भीतर जागी न थी। कुछ भी हो, अपनी इच्छा से, चुनाव से मैं उसकी पहुंच से परे रहने को था। चाहे अपने क्षोभ और क्रोध के चरम पर खड़ा वो मेरे विरुद्ध अपने हथियारों को कितना भी पैना करता दिखे। कुछ नहीं था मेरे पास बांटने को, जेठे राम का अभिषेक करके दशरथ की भूमिका में रख लेने को। एक अकेला अपना ही रास्ता था अपने सामने, एक अभिशप्त केंद्र, अपनी ही आस्था और विश्वास से रीता। मेरी बात और थी, मुझे केंद्र में रख दिया गया था बिना चाहे बिना पूछे। बाबू भजन कीर्तन में रहते थे उन्हीं दिनों से जब माँ कहती थी। वो मेरे खेलने खाने के दिन थे। उनकी आंखों में एक नशा सा रहता था हरदम, उखड़ा ध्यान। बातें ऐसी करते थे जैसे सारे वेद पुराण को घोट पीस कर पी चुके हों। घर बाहर चौपाल बरगद के नीचे मेले लगा करते थे लोगों के। वो नहा धोकर स्नान ध्यान अर्चना उपासना की दत्तचित देहरियां लांग कर एक लोटा दूध चढ़ाकर आ बैठते थे लोगों के बीचों बीच। उस दूध से उतरी मलाई जो माँ अक्सर बचा लेती थी, उनके चले जाने के बाद हम लोगों को पास बुलाकर चटाया करती थी उंगली उंगली। एक दिन ऐसा करते करते वो अंदर आ गए थे तो माँ ने साड़ी की चुन्नटों के नीचे सरगा दी थी कटोरी। कुछ भी समझ में नहीं आया था। बाबू खखारते हुए कुल्ला करके चले गए थे बाहर। माँ ने उसी कटोरी में एक चुटकी चीनी और मिलाकर उसे और पतला करके प्यार से हम लोगों को चटाना शुरू कर दिया था। बाबू को वहीं बैठने की ठरक थी, उन्हीं उन्हीं जगहों पर, उन्हीं उन्हीं लोगों के बीच, तथा कथित भक्तों की श्रद्धा से लबालब आँखों के सामने। आत्ममुग्ध, कीर्तन और प्रवचन, प्रसाद और भभूत, समस्याएं और समाधान, वो भी लोगों के। बाबू को तो ये भी पता नहीं था कि घर में, उनके अपने घर में,
उनका तो दूध पीकर फल मेवे खाकर काम चल जाता था। एक दिन वो चल निकले। बड़े बरगद के नीचे पुरानी धर्मशाला में साधुओं की टोली एक रात के लिए आ टिकी थी उन्हीं के साथ। कह कर के तो गए थे कि हरिद्वार जाकर लौट आऊँगा, पर आटे में नमक की तरह वहीं खप गए। उनके गंगा स्पर्श पावन पैर फिर कभी नहीं लौटे। बाहर के आसपास के पड़ोस के लोग उन्हें देख पाने को बेचैन रहे। उनका अभाव उन सबों ने हम सबसे ज़्यादा ही महसूस किया। ठीक भी था, वो सब बाबू को आदर प्यार देते थे, केवल कुछ शब्दों के बदले, और हम सब, हमारी याचक आंखें फैली हुई हथेलियाँ। माँ मशीन चलाने लगी थी उनके जाने के बाद। सुई में धागा मिट्टी डालती, सत्तो मशीन का रेला फेरता, माँ कपड़े सिलती, सिलकर ताक पर रख देती। अक्सर सर्रों लोगों के घरों में कपड़े पहुँचाने जाती, कभी कभार माँ भी, भगत जी की पत्नी। वो पहुँच जाती तो लोग गदगद हो जाते। आखिर भगत जी के घर का पैर। बड़ी पुण्य वाली हो बहन जी। भला ऐसा कहाँ होता है कि जीते जी मोह माया तृष्णा से किसी को मुक्ति मिले। अरे ऊंची आत्मा रही भगत जी की, कहाँ संसार के बंधनों में फंसती। हाँ, ऊंची आत्मा थी भगत जी की, सांसारिक बातों के बीच कहाँ अटती। उन्होंने हमें नहीं सहा था, पर हमें तो उन्हें सहना ही था। जब वो थे तब भी उनकी शर्तों पर, और जब नहीं थे तब भी उन्हीं की दी हुई स्थितियों के बीच। गोपू की गाय का दूध तो भगत जी के लिए मुंह अंधेरे आ जाया करता था, अब बंद हो गया। फल मेवे घी सब बंद। कभी कभी टेकड़ी वालों के बाग से बहुत से अमरूद उतर जाते तो वो सब याद करने का अब जी नहीं होता। माँ पता नहीं मुझे कैसे कैसे देखने लगी थी। असल में मुझे देखने में उन्हें उतना झुकना नहीं पड़ता था जितना सत्तू और कृष्णा को। मैं उन सबसे लंबा था, माँ के झुके हुए कंधों के लगभग बराबर। क्या कहना चाहती हो मुझसे? मैं क्यों उससे पूछता? मैं वेदों पुराणों की गहनता को समझने वाले भगत जी का बेटा, 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा भाई, मशीन फेरती माँ का जेठा। अब घर में रोटी लेकर माँ को मेरी बाट जोहते बैठे रहना नहीं पड़ता था। भुने चने, भुट्टे, केले, अमरूद सड़कों पर बहुत तेरे मिल जाते थे। उन्हीं दिनों कोई हरिद्वार से तीर्थ करके आया था, बाबू के वैभव और संयम की कहानियाँ पोटली में साथ लेकर, जिसे गदगद होकर हमारे आंगन में बिछा दिया गया था। क्या बताएं बहन, फलों के मेवों के ढेर लगे रहते हैं, दूध दही शहद घी के मटके भरे रहते हैं, पर भगत जी ना ना, मजाल है आंखें उठाकर भी देखें। वो भरे पेट की निरासक्ति, बाबू का न्याय अपूर्व था। मेरी बात और थी। मैं कुएं के से भुतहे खोखल में रख दिया गया था जल्दी ही। बाहर कुएं की पथरीली मेड़ पर थे सबके चेहरे, घूरते मांगते पहुँचते। उन सब में से हर कोई याचक था, भिखारी। माँ की आंखों में कभी कभी चमक उठने वाली वत्सलता की चौंध के सिवाय। अक्सर माँ का डरा हुआ हाथ पीठ पर पड़ जाता था, जैसे समझाना चाहती हूँ, ये शाबाशी घर में इस कदर उपयोगी होने वाली मेरी मर्दानगी के लिए नहीं, रास्ते की थकान हरने के लिए है बस। ऐसे ही किसी क्षण में मुंह उठाकर देखना अच्छा लगता था, चाहे उन झुर्रियों में चीखती आराम की चाह और खाली खोखल आँखें फिर अक्सर रास्ते में अड़ जाया करती थी। मुझे लगता था माँ का मशीन चलाना अब बंद हो जाना चाहिए। मुझे लगता था घर घर जाकर क्लीनिंग पाउडर बेचना छोड़कर सत्तू को अपना दाखिला भर लेना चाहिए। मुझे लगता था मिट्टी को अब बिना किसी विलंब के वहाँ भेज देना चाहिए जहाँ से पेड़ों और पक्षियों पर टंगी उसकी भटकती निगाहों को ठौर मिल जाए। वो साबुन वाले लड़के द्वारा पाए प्लास्टिक के मनकों वाले हार की अवहेलना कर सके। किशन और सर्रो, उनके बारे में सोचने का जी नहीं चाहता था। कोशिश करो तो सिर के ऊपर की छत बित्ता बित्ता नीचे धसकती, घोंट देने की धमकियां देने लगती थी। मेरे लिए जरूरी था एक एक कदम सोचना। वामन का पग मेरा नहीं हो सकता था, बाबू से मिले संस्कारों और दैवीय विश्वासों के बावजूद। दिव्य भव्य जो कुछ भी था वो बाबू के लिए था, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए थी ठोस ककरीली पथरीली जमीन। और फिर एक दिन, क्यों, वो भी तो मेरे इतिहास का एक हिस्सा है, एक निर्णायक हिस्सा। एक दिन कोई आया था, मेरी देह पर लगी खरोंचों की दाह को अनजाने लेप देने के लटके देने लग गया था। मैं कोई अफसर नहीं था कि बड़ी सी मेज, कोई चपरासी, एक अदद टेलीफोन और आदेश देने का हक मेरे अहम को रुतबा देने के लिए हासिल होते। हर समय फाइलों के ढेर पर झुकी रहने वाली मेरी गर्दन का विद्रोह रीढ़ के रास्ते उतरता उतरता काठ की कुर्सी पर जमे मेरे नितंबों तक पहुँचते अपना नाम बदल देता था, दर्द। एक दिन माँ ने फटी पुरानी धोती तहाकर प्लास्टिक की थैली में डाल गद्दी बना दी थी। देह राजा हो गई लगी थी उस दिन। वो आया था,
मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे टोकर अपने नाम की फाइल की तरफ इशारा करके मुझे लिवा ले गया था। दफ्तर के सामने के स्टॉल में उसने खूब ज़्यादा दूध डलवा कर भभकता हुआ चाय का एक प्याला बनवा कर मुझे नज़र किया था और पनीर के पकौड़ों से लबालब भरी एक प्लेट। कैप्स्टन की एक सिगरेट उसने मेरी उंगलियों में खोस दी थी और मेरी मुट्ठी में दाब दिया था एक गड्डी सुख। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। पहले लगा था मैं तैयार नहीं हूँ, पर मैं असल में तैयार ही था। एक सतही हिचकिचाहट के बाद उस रात मैं सो नहीं पाया था। अंधेरा मुझे बड़ा निर्मम लगा था। सुबह उठने पर जान में जान आई थी। सुबह से सेक था, रोशनी थी, चीज़ों के सही आकार प्रकार दिखाकर अंधेरे के भय भ्रम को तोड़ सकने की शक्ति। जल्दी ही लगने लगा था मैं यहाँ उतना अकेला नहीं हूँ। दूसरों के विश्वास को पा सकने का नायाब हथियार मुझे हासिल हो गया है। मुट्ठियाँ झाड़ दी थी मैंने उन सबों पर, कृपाओं की बरसात बनकर। वो सब भीगे, तृप्त हुए, आकंठ डूबे। उनके चेहरों पर लिखी इबारतें पढ़ता पढ़ता मैं भूल गया था उस निर्मम अंधेरे में अकेला जागते होने की बात। हवा में डोलती बाबू की दी वेद पुराणों की सदाचारी सीखें, विरासत के बोझ को मैंने फालतू समझकर झाड़ दिया था। अब तक बाबू ने मुझे नाकाम किया था, मैं पहली बार उन्हें नाकाम कर पाया था, उनकी ज़रूरत का, उनके स्मरण का और आचरण का अतिक्रमण करके। धीरे धीरे माँ की मशीन छूट गई थी। अब वो बरामदे में सफ़ेद कलफदार धोती पहने पीढ़े पर बैठी दिखती। ये शुभ्र भव्यता पहले कहाँ छिपी बैठी थी। सत्तो ठेकेदारी करता, अब शिलोंग में रहता था। सर्रो और मित्ती अपने संसार में कब की खप चुकी थीं। कृष्णा के बारे में सोचने में डर नहीं लगता था। वो अपनी छोटी सी दुकान में फल बेचता। अक्सर मेरी दूसरी बाँह होने का भ्रम पैदा करने को होता था, पर चुप हो जाता था। शायद अपने घर की लगाम के अनुशासन में लौट जाना उसके लिए ज़रूरी था। सबने चुपचाप ले लिया था और मुट्ठियाँ बंद कर ली थीं। सवाल नहीं किए थे, हिसाब नहीं मांगा था। जो मिलता गया था उसे स्वीकारते गए थे, पहले कृतज्ञता से, फिर सुविधा की सभ्यता से और अंततः अधिकार की ठसक के साथ। एक वो ही था, तेजस्वी माथे वाला, चमकीली निडर आँखों वाला वो, मेरे ही शुक्राणुओं में से जन्मा, प्रश्नों के बेदर्द नेजे हाथों में लिए मेरा ही साक्षात सामना करता हुआ वो मुझे भी मशीन के सामने बैठी माँ की तरह उठा देना चाहता था। उसके हिसाब से मैं बौखलाया हुआ था, उलझा और अस्थिर, जाने कैसी कैसी भूलों के लिए मजबूर। उसके विचार से घर की एक बेहतर रूपरेखा हो सकती थी, सुनियोजित, जो मुझसे पता नहीं क्यों नहीं सधती थी। मैं शायद बूढ़ा हो गया था। वो अपनी माँ से पूरी चिंता और गंभीरता से कहता रहता है। अपने हिस्से से ज़्यादा मेहनत मशक्क़त कर चुका था। मेरी सांस उखड़ती थी, मैं लपक कर चल भी नहीं पाता था। उसके ख्याल से मेरे थके मांदे देह मन को पूरी तरह जवान हो गए बेटे के पुरुषार्थ के अधीन हो जाना चाहिए और एक समझदार व्यक्ति की तरह परिधि पर आ जाना चाहिए। बड़े पुत्र को केंद्र में आ जाने का विश्वास और अधिकार देते हुए मिल सकनी चाहिए उसे अपने पिता की विरासत, सुख दुख का पूरा लेखा जोखा, इस घर की दीवारों पर लिखे गए इतिहास का ज्ञान और गंध। और ये सब तो है जो उसे नहीं दिया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, उसे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। इस तरह सुख सुविधाओं को पा लेने की विजय गाथा। नहीं बताया जा सकता कि कैसे मैंने अपनी पीठ पर उस चालाक दबाव को पहचानते हुए भी, दूध के रंग की लबालब चाय का आशय समझते हुए भी, हाँ समझते हुए ही, नहीं उसे नहीं जानना है, एक पस्त घबराए हुए आदमी का जिंदगी में इस तरह का समझौता, कोई दूसरा रास्ता न बना पाए होने की हड़बड़ाई हुई नरम जान असमर्थ था। वो नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता, कोई भी भागीदार नहीं चाहता रास्ते पर अपने कदमों के निशान। इस इतिहास को यहीं इसी जगह मेरे साथ दफन हो जाना होगा, चाहे मेरा रवैया उसके और मेरे बीच तनाव के कितने ही चक्रव्यूहों की रचना करता रहे। आज भी मैं उससे कतई उलझना नहीं चाहता था। कितने ही दिनों बाद वो मेरे साथ खाना खाने बैठा था। मैं भरसक बचने की चेष्टा कर रहा था, चाहे कुछ वैसी ही आंधी के तेवर तने लग रहे थे। उसने मुझसे स्कूटर बुक कराने की बात कही थी। मुझे अच्छा लगा था, वो कुछ मांग रहा है मुझसे, अपने पिता से। हो जाएगा, मैंने भरसक निरुद्वेग आवाज़ में कहा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, आपको बता दिया आपने पिछली बार, तो ये सूचना थी, पिछली बार के उल्हाने का प्रतिकार। क्या कर लोगे? कुछ भी अपनी समझ से।
अपनी समझ तो इतनी सी ही है ना कि ड्रॉप। यही सही, आपने कौन सा कभी समझाने की कोशिश की है? इस घर की पर्दादारी में तो ये समझ में ही नहीं आता कि कौन सी मांग जायज़ है, कौन सी चीज़ हक में मिल रही है, कौन सी भीख में। तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? जो घर को घर मान कर रहेगा उसे पेड़ गिनकर आम खाने पड़ेंगे। अपनी आवाज़ की शक्ति छिपाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरे बाप? मैं शायद उसकी ललकार का सामना न कर पाने के उद्गम को छोड़ नालियों की तरफ चल निकला था। उसने भी अब तक के लिहाज की ओढ़ी हुई चादर को उतार फेंका। ना आप मेरे बाप हैं, ना मैं आपका बाप। आपके मेरे बीच कोई असली रिश्ता बनता ही नहीं। रिश्तों के नाटक हैं सारे। आपकी अपनी दुनिया है, अपने किले। आप पालते हैं, हम पलते हैं। आप टुकड़े देते हैं और हम खाते हैं, क्योंकि हम कुछ और कर ही नहीं सकते, बेबस हैं, नाकारे और पालतू। कहकर उसने थाली को एक ही झटके में आगे से धकिया दिया था। कई रंगों के उस उफान को झेलते उसका पतला सा चेहरा एकाएक गड्ढमड्ढ हो गया था, दयनीय और उत्तेजित। एक अधबनी सी करुणा उसके होंठों पर थरथरा कर उसकी तमतमाहट को झूठा कर गई। वो उठ गया था, सब्जी के शोरबे से सने हाथ कांपते से। इस घर में बस आप ही आप हैं, बाकी सब टुकड़खोर, फालतू, एडोलसेंट। कहता हुआ वो वैसे ही झूठे हाथों से ही बाहर निकल गया था, शोरबे के पीले चिकने धब्बों को हम दोनों के बीच घूरता छोड़कर। मुझे लगा उसकी माँ लपक कर उसके पीछे जाएगी हमेशा की तरह, पर वो वहीं की वहीं बैठी रही, सन्नाटे में, चेहरा उल्हाने के गाढ़े गाढ़े धुएं से आवृत। उसके इस उपालंब पुते चेहरे का मैं आदी हो गया हूँ। उसे खूब खूब अबूझ लगती हैं ये बातें। उसके हिसाब से मैं घोर अहंकारी हूँ, नियम और व्यवहार का हत्यारा। ये हक तो हर गए गुजरे को भी मिल जाता है अपने आप। और वो ऐसा हीरा लड़का, ऐसा क्या है कि अपने ही घर में रहते कोई इतना बेगाना महसूस करे? मेरे पास इन बोले अबोले उल्हानों का कोई उत्तर नहीं। सीधे स्वाभाविक हक के पक्ष में खड़ा होकर अपने नंगेपन तक पहुंच पाने का साहस भी नहीं। कैसे कहूँ कि उस भरोसे को पैदा करने की मेरे भीतर कोई चेष्टा नहीं। मुझे नहीं चाहिए था कोई वारिस, नहीं चाहिए उसकी उजली अछूती अस्मिता का आत्मदान। किस लिए मैं किसी के भविष्य को विरासत के अंधकार के नाम पर गिरवी रखता फिरूं? इसका मुझे कोई हक नहीं। वो मेरा बेटा है तब तो और भी नहीं। कुछ दिन बाद वो भी समझ लेगा उसका पिता नहीं था कोई, जैसे मैंने समझ लिया था। लो ये भी खा लो। उसने बेटे की थाली में पड़ी दूसरी अनछुई रोटी को उठाकर मेरी थाली में पटक सा दिया है। इस पटकने से उसने वो काम लिया है उसे जो मुंह से लेना चाहती, तो शायद अपनी ज़रूरत के शब्द ही न जुटा पाती। और मैं भी, और कोई प्रसंग होता तो दो चार झापड़ रसीद करता, ये मेरा घर है, मेरे स्वामित्व के गले में कुत्ते के से व्यवहार का पट्टा। नहीं, ये नहीं हो सकता था, पर हो रहा था, मैं होने दे रहा था। मैं खाता रहता हूँ, मुंह में पड़े अन्न के बेस्वाद लोंदे को चबाता रहता हूँ। अपने बचाव की कोई और ढाल मेरे पास नहीं है, और इतना उखड़ जाना भी मेरे पक्ष में नहीं है। तुम भी खा लो। मैं सहजता का हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वो झन से अपनी कटोरी में परसी सब्जी कुकर में पलटकर मेरे सुझाव की अस्वीकृति को और बड़बोला कर देती है। कुछ खाया नहीं होगा सुबह से, आज मंगल है, क्यों नहीं? पर यह सहानुभूति उस पर औंधी होकर पसरी है। वो और व्यग्र हो जाती है। अव्यक्त क्रोध में बार बार घुटनों में खोसी जाती साड़ी की चुन्नटों को एकाएक आज़ाद करके उठ खड़ी होती है और लपक कर बाहर निकल जाती है। हाथ धोने उठता हूँ तो उसे बेटे की खाट के पास जमीन पर बैठे पाता हूँ। मुझे देखते ही वो पास रखे भूरे स्वेटर को उधेड़ने का कोई छोर ढूंढने का नाटक करने लगती है। एक संदेहहीन खामोशी। बेटा नहीं तो बेटे की खाट, खाली खाट। वो दृश्य मुझे जाने कहाँ झोंक देता है। इस समय तो मुझे वही विराट होकर दिख रही है, खाली खाट के पास ज़मीन पर सिर झुकाए बैठी, घुटती हुई, भूखी प्यास, उपासी, आहत, अपने ही भीतर से उठते हाहाकार की गूंजों के बीच। मेरे भीतर कहीं कुछ दरका है, अचानक, बिना चेतावनी के। अंदर क्यों नहीं आ जाती? वो वैसी ही बैठी रहती है, जड़। आ जाएगा, कोई पहली बार ही तो नहीं है ना? हो जाएगी किसी दिन आखिरी बार, तब तुम। वो बोली थी आक्रमण की इच्छा से, पर फलांगते आते अशुभ कथन के आवेग से खुद ही घबरा गई। मैं वहीं टहलता रहता हूँ, शायद उसकी मौजूदगी की मजबूरी से बंधा।
उसे क्या पता आज कितने वर्षों के बाद इस शिला को तनिक सरका देने की इच्छा हुई है, उसे कह देने की कि क्यों नहीं, किस लिए नहीं, वो मेरा बेटा है तब तो एकदम नहीं, वो उसकी माँ है तो क्या मेरी पत्नी भी तो। छाती पर अड़ा बैठा वो जमाव खिसकना चाहता है, शायद पहली बार। हो सकता है आवृत्ति की संभावनाओं का डर भी इसमें शामिल हो। देखते देखते वे दोनों एक मोर्चे में तब्दील हो जाते हैं, मेरे विरुद्ध तने हुए, मेरे तनाव के प्रत्युत्तर में। वो समझ सकेगी मेरे लिए ये दूरी, ये तनाव जरूरी है। यदि बना ना रहे तो मोर्चाबंदी टूट सकती है अपने हाथों से, रिश्ते की नज़दीकी के उत्ताप से। वो चाहे तो देख सकती है कि चाबुक तानी जरूरी जाती है, पर मारी तो नहीं जाती। इसका गवाह उसके बेटे का शरीर है, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके भीतर उफनते आलोक का झरना। अपने संघर्ष में से रास्ता बनाने और पैरों पर सीधे खड़े होने की वैसी तड़प क्या देखी है कभी कहीं और? वो क्यों समझती है कि उसका बेटा किसी की दया का मोहताज है, पालतू और बेचारा? कितनी दूर तक ठान लेता है अपने बूते। उसके पास मोहलत है, हिम्मत है, सिर पर घनी घनेरी छां। अभी तो उसके पैरों में ताकत पनप रही है, आंखों में उजला स्वच्छ आकाश, आसपास खूब खूब खुली धूप। उसे क्या पड़ी है कि वो मेरे बनाए दरवाज़ों से जीवन के आंगन में प्रवेश करे? चाहता हूँ जो उसने नहीं देखा वो उसे देखे, उसे भी सहज हो सके सहना, जैसे मुझे। उस आहत दया की फुहारें छोड़ती सड़ी गली ममता को भूलकर। उठो तो, मैंने फिर उसकी बाँह पकड़ी है, झुककर अपने पंजों पर उसके पास बैठते हुए। मुझे मत छुओ। अपनी बाँह झटकते हुए उसने मुझे परे ढकेल दिया है और दांत पीसते हुए लपक कर खिड़की की चौखट से जा लगी है। दांत पीसता हुआ ये रौद्र रूप खाली खाट के पास आहत प्रतीक्षारत बैठी स्त्री की छवि को निकलता जा रहा है झड़प से। मुझे खुद ही लग रहा है वो घड़ी टल जाने को है, टल रही है, भाग रही है बेतहाशा, पीछे देखे बिना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक इतिहास से लोहा लेते लेते दूसरे इतिहास की गिरफ्त में आता चला जा रहा हूँ? अभी आप सुन रहे थे पिता पुत्र के संवेदनशील रिश्ते के बीच में फंसी माँ को लेकर लिखी हुई कहानी यहीं तक, जिसे वरिष्ठ लेखिका राजी सेठ जी ने लिखा था। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।